हेलो फ्रेंड्स, मैं सतनाम सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द जीएस फाउंडर पर। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग जहां पे भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई के साथ व्यस्त होंगे, अपने पढ़ाई में बिजी होंगे। सो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिकली भारत का संवैधानिक विकास को देखा था, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत हुआ था। मैंने पहले ही बताया था कि हम लोग भारत के संवैधानिक विकास को दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं। एक ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो विकास हुआ था और दूसरा क्राउन के अंतर्गत जो विकास हुआ था। 2 से 3 पार्ट में हम लोग इसको देखने वाले हैं। सो बीच में तकरीबन 20-25 दिनों से मैं थोड़ा सा बिज़ी था असाइनमेंट वगैरह लिखने में, और असाइनमेंट लिख चुका है, उसको मैंने अपना जो कि सबमिट भी करवा दिया है। और उसी की वजह से मुझे 2 से 3 बार प्रयागराज जाना पड़ा था, लेकिन जो भी प्रॉब्लम थी अब सॉल्व हो गई है, तो आपको अब वीडियोस लगातार मिलती रहेंगी। तो बहरहाल आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे क्राउन के अधीन जो संवैधानिक विकास हुआ था, जो भी अधिनियम पारित किए गए थे उसके बारे में। तो आइए देखते हैं यह चीज़ क्या थी, कैसे क्या हुआ। तो शुरुआत वही थी 1857 का जो विद्रोह होता है, उसमें अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा डर लग जाता है कि कहीं भारत हमारे हाथों से निकल ना जाए। निकलते निकलते बच गया एक तरह से। और इसी वजह से उन्होंने अब क्या किया कि वो समझ गए कि भारतीय लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों से खुश नहीं हैं, और उसी का परिणाम था 1857 का विद्रोह। अब क्या होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से शासन को छीन करके उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, उसको हस्तांतरित कर दिया जाएगा क्राउन के हाथों में। ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटेन की जो राजशाही व्यवस्था थी उसके हाथों में, ब्रिटेन के राजा के हाथों में उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसी को कहते हैं क्राउन का शासन। अब जब क्राउन का शासन हो जाएगा तब उसके द्वारा विभिन्न प्रकार के, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है, बस ये एक तरीके से ये समझिए कि एक की जगह दूसरा आकर के बैठ गया। पहले जो लूट रहा था वो तो था ही, अब वो चला गया, उसकी जगह दूसरा लूटने वाला आकर के बैठ गया। तो क्राउन के अधीन जो अधिनियम पारित किए जाएंगे उसमें सबसे पहला होता है भारत शासन अधिनियम 1858 का। तो इसमें क्या, जैसा कि मैंने बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया जाए, पहला पॉइंट। दूसरा यह है कि जो शासन की बागडोर थी वह चली जाएगी ब्रिटिश क्राउन के हाथों में, या ब्रिटेन के राजा के हाथों में चली जाएगी। तीसरा, भारत के स्तर पे एक भारतीय सचिव नामक पद बना दिया जाएगा, जो कि सीधा रिपोर्ट करेगा किसको, क्राउन को या राजा को। राजा का प्रतिनिधि के रूप में वह काम करेगा। साथ में ही जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, नियंत्रक मंडल और निदेशक मंडल, जो 2 संस्थाएं थी, इनको एबॉलिश कर दिया जाता है, इनको ख़त्म कर दिया जाता है, और इन्हीं दोनों संस्थाओं की जगह पे यह भारतीय सचिव नाम का पद बनाया जाता है। तीसरा पॉइंट यह था कि जो गवर्नर जनरल का जो पद था उसको समाप्त कर दिया गया था। समाप्त इन द सेंस, इसको ऐसे समझिए कि गवर्नर जनरल के पद को, जो नाम था गवर्नर जनरल, इस पद का नाम को बदल करके वायसराय कर दिया गया। दैट्स ऑल, वायसराय कर दिया गया। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे देखेंगे कि जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था वह था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। साथ में ही भारत का प्रथम वायसराय भी यही था, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय। दूसरा पॉइंट था, जो दूसरा अधिनियम पारित किया जाएगा उसको बोलते हैं भारत परिषद अधिनियम 1861 में। इसमें क्या होगा कि जो वायसराय, या कहिए गवर्नर जनरल कहिए, जो भी कहना चाहे कहिए, वायसराय ही कहिए, तो वायसराय की जो विधायी शक्ति थी उसको विकेंद्रीकरण किया गया। विधायी शक्तियों का मतलब जो नियम कानून बनाने की शक्ति होती है। 3 चीज़ें होती हैं ना, एक होता है लेजिस्लेटिव, एक होता है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा आगे। तो ये जो है लेजिस्लेटिव, इसको विधायी या विधायिका कहते हैं, एग्जीक्यूटिव को कार्यपालिका कहते हैं,
और जुडिशरी को न्यायपालिका कहते हैं, जिसमें लेजिस्लेटिव जो है यह नियम कानून बनाता है और एग्जीक्यूटिव जैसे नाम से ही पता चल रहा है यह उसको एग्जीक्यूट करता है, इसको लागू करता है एक तरीके से। और जुडिशरी जो है, जो न्याय व्यवस्था, ये न्यायिक समीक्षा करती है उन कानूनों का। अगर उन कानूनों में कोई न्यायिक खामियां हैं तो उसको दूर करने का प्रयास इस जुडिशरी के माध्यम से होता है। तो यहाँ पे तात्पर्य, यहाँ पे मतलब यह है कि वायसराय की जो विधायी शक्ति थी, यानी नियम कानून बनाने की जो शक्ति थी, उसका विकेंद्रीकरण कर दिया गया, उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया गया। दूसरा और तीसरा पॉइंट जो है यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वह है कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। किसको? वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया, यह पॉइंट जो है। और तीसरा पॉइंट जो है वीटो पावर का प्रयोग, यानी वायसराय वीटो पावर का प्रयोग कर सकता था किसी भी नियम कानून के स्तर पे। तो यह दोनों चीज़ें जो हैं यह आज भी हमारे संविधान में मौजूद हैं। और यह पावर किसके पास है? दोनों पावर, तो यह दोनों पावर हैं प्रेसिडेंट के पास, यानी हमारे जो महामहिम राष्ट्रपति जो होते हैं उनके पास यह दोनों पावर है। तो यह अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार है यह आता है संविधान के 123 अनुच्छेद में, आर्टिकल नंबर 123 में यह आता है। राष्ट्रपति इसको जारी करता है। क्यों जारी करता है, कैसे जारी करता है, जब हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे तब इसको विस्तार से जानेंगे। अध्यादेश को अंग्रेजी में ऑर्डिनेंस कहते हैं। ऑर्डिनेंस एक ऑर्डिनेंस होता है, वो बेसिकली उसका संबंध एम्यूनेशन से या हथियार संबंधी चीज़ों से होता है ऑर्डिनेंस, और ये होता है ऑर्डिनेंस। तो दोनों के बीच में थोड़ा सा चीज़ों को समझिएगा। और दूसरा है वीटो पावर। वीटो पावर बेसिकली हमारे संविधान में आता है अनुच्छेद 111 में, 111 में इसका वर्णन मिलता है। तो अधिकतर यहाँ पे यह दोनों चीज़, अधिकतर यहाँ पे यह दोनों चीज़ों के बारे में प्रश्न बनने की संभावना हमेशा रहती है कि भारत के राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का अधिकार निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम से लिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम से लिया गया है। तो वह अधिनियम है भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861 से यह ऑर्डिनेंस जारी करने का या अध्यादेश जारी करने का अधिकार लिया गया है। और दूसरा है वीटो पावर। वीटो पावर जिसका संबंध बेसिकली किससे था? उसी से 1861 के अधिनियम से, और वर्तमान में है हमारे संविधान के 111 अनुच्छेद में वर्णित है। दोनों का प्रयोग राष्ट्रपति करते हैं। तीसरा अधिनियम होगा, इसमें मैंने बस एक, इसको मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया था, लेकिन इसका जो मेन पॉइंट है वह है भारत परिषद अधिनियम 1892 का जो मेन पॉइंट था वह यह है कि पहली बार भारतीयों को बजट में बहस करने का अधिकार प्राप्त हुआ। बजट में बहस करने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो ये वाला प्रश्न याद रखिएगा। एक पॉइंट जो था मैंने बता दिया है कि प्रश्न ऐसे बन सकता है कि भारतीयों को बजट पे बहस करने का अधिकार निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत दिया गया या पहली बार कब हुआ? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892। अगला पॉइंट है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसको मार्ले मिंटो के नाम से भी जाना जाता है। तो मार्ले मिंटो बेसिकली, मार्ले जो थे इस टाइम में, लॉर्ड मार्ले यह भारतीय सचिव थे, और मिंटो बेसिकली यह वायसराय थे उस टाइम के। तो इस अधिनियम का जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वह यह है कि इसमें मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। पहली बार पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। तो जो मुस्लिम लीग के फाउंडर, मुस्लिम लीग 1906 में बनी थी, सलीमुल्लाह खां और आगा खां, ये दोनों लोग मिल करके मिंटो के पास जाएंगे, हिमाचल में उस टाइम में मिंटो थे, और उनसे कहेंगे कि हम लोग जो है कि ऐसी व्यवस्था चाहते हैं, बेसिकली मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था चाहते हैं। तो यहीं से समझ लीजिए कि सांप्रदायिकता की शुरुआत यहीं से एक तरह से हो जाती है, कम्युनलिज्म जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में।
पृथक निर्वाचन मंडल का अर्थ होता है कि किसी पार्टिकुलर क्षेत्र से किसी समुदाय का, किसी विशेष समुदाय का जो प्रतिनिधि है उसको बस उसी समुदाय के लोग वोट दे सकते हैं और कोई अन्य नहीं दे सकता है। एक बार फिर से बता देता हूं कि पृथक निर्वाचन मंडल का अर्थ होता है कि किसी पार्टिकुलर क्षेत्र में कुछ जिस समुदाय का प्रतिनिधि है, ठीक है, मान लीजिए मुस्लिम समुदाय का है, कोई क्षेत्र मुस्लिम समुदाय का है, और तो वहाँ का जो प्रतिनिधि होगा वह मुस्लिम होगा और दूसरा उसको वोट देने का अधिकार भी सिर्फ मुस्लिमों को होगा। इसी को कहा गया पृथक निर्वाचन मंडल। लेकिन आगे चल करके इसको हम लोगों ने निरस्त कर दिया, इसको फॉलो या लागू नहीं किया। बहुत टफ काम था इसको लागू करना, क्योंकि जनसंख्या का वितरण असामान्य रूप से जगह जगह पर था, तो इसी वजह से इसको लागू करना हर जगह पॉसिबल नहीं था। अगला पॉइंट जो है वह है बजट पे चर्चा के साथ प्रश्न पूछने का, क्वेश्चन करने का अधिकार, प्रश्न पूछने का अधिकार। पहले चर्चा का या बहस का अधिकार मिला था कब? 1892 में, और 1909 में हमें क्या मिला? साथ में हम प्रश्न भी पूछ सकते थे, प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो इन दोनों का संबंध किससे है? भारतीय परिषद अधिनियम 1909, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी इसको जाना जाता है। साथ ही सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ये वायसरॉय के कार्यपालिका के पहले भारतीय सदस्य माने जाते थे। ये इनका संबंध विधि यानी लॉ से था, ठीक है, विधि संबंधी जो चीज़ें थी इनको इसी रूप में शामिल किया गया था। लॉ से संबंधी जो चीज़ें थी उसकी देख रेख के लिए, उसको मैनेज करने के लिए इनको शामिल किया गया था, और यह पहले भारतीय थे जो कि वायसराय की कार्यपालिका में शामिल हुए थे। तो यह सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें इसको याद रखिएगा और इसको याद रखिएगा। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो मार्ले मिंटो के। अगला है भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो वही लॉर्ड मॉन्टेग्यू जो थे इस टाइम में भारत के स्तर पे भारतीय सचिव थे, और चेम्सफोर्ड जो थे वह थे क्या? वायसरॉय थे, वायसराय थे। इसमें क्या किया गया कि प्रांत के स्तर पे द्वैध शासन की शुरुआत की गई, और जो प्रांतीय विषय थे उनको दो पार्टों में डिवाइड किया गया। एक था रिजर्व और दूसरा था ट्रांसफरेबल, ठीक है, हस्तांतरित करने वाले विषय और आरक्षित विषय। तो आरक्षित विषयों में बेसिकली आपका शामिल था राजस्व। आरक्षित विषयों में राजस्व, न्याय, पुलिस, यह सारा किसमें शामिल था? आरक्षित विषयों में ये चीज़ें शामिल थी। और बेसिकली हस्तांतरित विषयों में कृषि, स्वास्थ्य, ठीक है, और स्वशासन, जिसको बोलते हैं क्या? स्थानीय स्वशासन जैसी चीज़ें हस्तांतरित विषयों में शामिल थी। तो आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय, यह दो विषय बनाए गए थे द्वैध शासन के अंतर्गत, और आरक्षित विषयों में राजस्व, न्याय और पुलिस जैसी चीज़ें शामिल थीं, और हस्तांतरित विषयों में कृषि, स्वास्थ्य और स्वशासन जैसे विषय शामिल थे। साथ में ही यहाँ पे यानी भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में मुस्लिमों के लिए जहाँ पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी, वहीं 1919 में यह व्यवस्था जो भारत के अन्य धर्म थे उनके ऊपर भी इसको लागू कर दिया गया था। सिखों के लिए लागू कर दी गई थी, आंग्ल भारतीयों के लिए लागू कर दी गई थी ये व्यवस्था। इसके साथ साथ लोक सेवा का गठन की बात की गई, ठीक है,
पब्लिक सर्विस कमीशन जिसको बोलते हैं उसके गठन की बात की गई थी। साथ में यह कहा गया था कि जो ये सुधार हैं इसकी समीक्षा के लिए हर 10 वर्ष पे कोई ना कोई एक टीम आएगी और देखेगी, उसके आधार पे फिर जो है कि फैसला जो भी होगा भारतीयों के पक्ष में लेना है या नहीं लेना है, सारी चीज़ों को देखा जाएगा। तो वही 1927 आई थिंक 1927 में जब वो साइमन कमीशन आ जाता है, अभी 10 वर्ष पूरे नहीं हुए थे, उसी को लेकर के विरोध होता है और जगह जगह जो है कि उसको काला झंडा दिखाया जाता है कि साइमन कमीशन गो बैक टाइप का। और उसी में लाला लाजपत राय को लाठी जब चार्ज होती तो लाठी लग जाती है और उनकी डेथ हो जाती है। आगे देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 आधे से ज़्यादा चीज़ें हमारे भारतीय संविधान की भारत शासन अधिनियम 1935 से ही ली गई हैं। तकरीबन 350 के आसपास उस टाइम में इसमें अनुच्छेद थे, आर्टिकल थे, और दूसरी चीज़ तकरीबन 10 अनुसूचियाँ, इसमें अनुसूचियाँ शामिल थी। तो इसमें जो व्यवस्था की गई थी उसके बारे में हम लोग चीज़ आज देखेंगे। तो पहली व्यवस्था यह थी कि एक रिजर्व बैंक की स्थापना की गई एक रिजर्व बैंक की, जो कि साख नियंत्रण, साख और मुद्रा नियंत्रण जैसी चीज़ों को देखेगा। वह था कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। साथ ही एक संघीय न्यायालय, राज्यों का संघ होगा, ठीक है। तो एक संघीय न्यायालय की स्थापना की बात कही गई थी। लोक सेवा आयोग बनाए गए संघ और राज्य के लिए, संघ और राज्यों के लिए, साथ में एक से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। जैसा कि मैंने बताया, अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव रखा गया, ठीक, अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव रखा गया। प्रांतीय स्वायत्तता जिसको बोलते हैं, छूट, एक तरह से समझिए कि छूट देना, ठीक है, प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई प्रांतों में। और बर्मा को भारत से अलग किया गया, बर्मा को भारत से अलग किया गया। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ये प्रश्न कई बार आ चुका है कि बर्मा को भारत से किस अधिनियम के अंतर्गत अलग किया गया था। भारत को बर्मा से या बर्मा को भारत से किस अधिनियम के अंतर्गत अलग किया गया था, तो वह है भारत शासन अधिनियम 1935। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सारी चीज़ जो मैंने आज एक्सप्लेन किया है आपको समझ में आया होगा। और मैं भी, हो सकता है कुछ बोलते बोलते अगर उसमें कुछ मिस्टेक वगैरह अगर हुई हो तो आप उसको कमेंट कीजिएगा, तो मैं उसको फिर से बताने का प्रयास करूँगा, चीज़ों को फिर से समझाने का प्रयास करूँगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा। और अगर वीडियो समझ में आया है और आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की जो चीज़ें हैं उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे और इसी तरह एक एक कदम आगे बढ़ते चल करके हम लोग चीज़ों को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।